सीबीएसई क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और उसका एक चैप्टर है ग्रीन स्किल्स और इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के वीडियो में आपका स्वागत है। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीथिंग अराउंड अस ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स इज कॉल्ड। तो हमारे चार तरफ जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा लाइफ डिपेंड करता है यानी कि हमारा जीवन निर्भर है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण और अंग्रेजी में बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, ओवर द ईयर्स विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि आर्थिक प्रगति हो रही है वैसे वैसे किस चीज़ में इंक्रीज होता जा रहा है, किस चीज़ में बढ़ोतरी होती जा रही है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। लैंड, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, फूड एंड वाटर। तो क्या लैंड बढ़ती जा रही है या पॉवर्टी? पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, पॉल्यूशन, फूड, वाटर, इनमें कौन सी चीज़ बढ़ रहा है हर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ? तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ आती हैं, गाड़ियाँ चलने लगती हैं और वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, तो क्या चीज़ बढ़ जाएगा? यस, द राइट आंसर इज पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, growing more food by using fertilizers, pesticides and hybrid crops lead to soil and environment dash। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा फूड हम ग्रो करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और फिर हमें फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कीटनाशक का यूज़ करना पड़ता है और हम कुछ क्रॉप्स ऐसे बनाते हैं जो कि ऐसे नेचुरली पॉसिबल नहीं है उनको बनाना, तो उनको हाइब्रिड किया जाता है, उनको लैब के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इन सब के होने के कारण इसका प्रभाव क्या होता है सॉइल और एनवायरनमेंट के ऊपर? So it will lead to soil and environment. The answer is degradation. Degradation मतलब किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की क्वालिटी ख़राब हो जाना, पहले से बेकार हो जाना, डिग्रेड हो जाना। So degrade means making worse। तो कंडीशन जो जैसी थी उससे बेकार हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Sustainable development is the development that satisfies the needs of the present without dash the capacity of future generations। So sustainable development उस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलते हैं जो कि प्रेजेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करता है बिना फ्यूचर जनरेशन की कैपेसिटी को क्या किए। सो दैट वर्ड यू हैव टू राइट हेयर, विदाउट डैश द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ओके, सो वी हैव सम ऑप्शंस: कंसिडरिंग, compromising, accepting, thinking of, decreasing। without considering, without compromising, without accepting, thinking or decreasing। considering मतलब without considering the capacity of future generation, कि क्या होगा, कैसा होगा उसके बारे में ज़्यादा कंसिडर किए बगैर। या compromise मतलब बिना किसी प्रकार के समझौता किए बगैर। एक्सेप्ट करना, थिंक करना, या डिक्रीज, विदाउट डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सो आउट ऑफ ऑल दीज 5 वर्ड्स विच वर्ड डू यू थिंक विल फिट हेयर? सो द करेक्ट आंसर इज compromising, without compromising the capacity of future generation। कि हम आज की नीड्स को तो सेटिस्फाई करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो किसी प्रकार से कम ना हो, उससे हम कोई समझौता ना करें, उनको फ्यूचर जनरेशन को वो सारी चीज़ें वैसे ही मिलती रहे जैसे आज के जनरेशन को मिल रहा है। सो दिस वर्ड विल कम हियर। व्हाट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे कौन सी चीज़ कम होती जा रही है? लैंड, पॉल्यूशन, रिसोर्सेज, ट्रेड। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही लगता है? आंसर इज रिसोर्सेज। तो जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं हम यूज़ करेंगे, फ्यूल होगा, वाटर है, राइट, और कोल, तो इन सब चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे वैसे ये सब कम होते जाएंगे। Economic development is using up resources of the world so quickly that our future generations, the young people of the world, would have serious environmental problems much worse than those that we are facing at present। तो economic development जो कि resources को इतनी तेज़ी से यूज़ कर रहा है पूरी दुनिया भर का, तो future generations के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी, environment में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे कि जो आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। तो अब इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एज़ इट इज़ रहे, उनको पूरा वैसे ही मिले। इसके लिए हमें अपनी चीज़ों में बदलाव लाना पड़ेगा, किस प्रकार से काम करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा और काम करने का तरीका एफिशिएंट होना चाहिए ताकि कम
रिसोर्स का यूज़ किए हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सोसाइटी मस्ट नीड टू चेंज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सोसाइटी को, आज की सोसाइटी को क्या चेंज करना चाहिए? सो द ऑप्शंस आर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, डिपेंडेंसी ऑन रिसोर्सेज, फ्यूल कंजम्पशन और गवर्नमेंट। तो चारों में से किस चीज़ को चेंज कर देना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट बचा रहे? सो द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। कि किस प्रकार से हम डेवलपमेंट चाहते हैं। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करने के होड़ में हम इतने अंधे ना हो जाए कि हमें कुछ दिखाई ना पड़े, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं और हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे कि तालाब में पानी भरना चाहिए तो वहाँ पे तालाब को भी हटा दे रहे हैं। तो हमारे पास वाटर जमा करने के लिए कोई हमारे पास उपाय नहीं होगा। तो ये सब नेचुरल चीज़ें, जो चीज़ें उनको बचाते हुए हमें अपना डेवलपमेंट करना है। सोसाइटी मस्ट thus change its development strategy to a new form where development will not destroy the environment। तो सोसाइटी को अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को बदल के एक न्यू फॉर्म देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कमीशन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज डिफाइंड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो जिसने डिफाइन किया था उस कमीशन का नाम क्या था, उस गठन का क्या नाम था? WHO, WCED, UNO और UNGA। मिशन का नाम था WCED। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड इन द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट्स। 1987 में हुआ था। WCED का फुल फॉर्म वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है। इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट बोला जाता है और ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रंटलैंड। तो उन्होंने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पहले ये थे और उसके बाद ये कमीशन को ये लीड कर रहे थे। तो उनके रिपोर्ट में लिखा था आवर कॉमन फ्यूचर एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सो द ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1987 और इसको डिफाइन किया गया था WCED द्वारा और जिसको UN ने अपनाया था। In 2015, the UN General Assembly adopted the 2030 agenda कि 2030 तक 2030 तक ये सब फुलफिल हो जाने चाहिए for sustainable development, which created 17 SDGs to promote peace and prosperity for people and the planet। तो 17 SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 तय किए गए थे ताकि दुनिया भर में पीस हो और समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी बढ़े और पूरे प्लेनेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं, सस्टेनेबल मतलब कि जो आगे तक रहे, ऐसा डेवलपमेंट जो जिसके कारण फ्यूचर जनरेशन को चीज़ें मिलना कम ना हो जाए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसमें कौन सी चीज़ चैलेंज नहीं है? रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन, pollution and waste generation, overuse of natural resources, deforestation and loss of biodiversity। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें इन चारों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि चैलेंज नहीं है, जो हमारे सामने परेशानी उत्पन्न नहीं कर रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन, अडॉप्शन मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। पॉल्यूशन एंड वेस्ट जनरेशन, जनरेशन मतलब होता है जनरेट करना, बढ़ाना उस चीज़ को। ओवरयूज़, ओवरयूज़ मतलब ज़्यादा यूज़ कर लेना। डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल का नष्ट करना, और बायोडाइवर्सिटी जो अलग अलग प्रकार के जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधे की, उनको नष्ट करना। तो इन चारों में से कौन सा लगता है कि चैलेंज नहीं है? द करेक्ट आंसर इज रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाते हैं तो हम ऐसे एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रिन्यू होती रहेगी, जो कि हमें मिलती रहेगी, जैसे सूरज से रोशनी। तो अगर इनका यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, ये चैलेंज नहीं है, ये चुनौती नहीं है। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकसेस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज। तो ग्रीन हाउस गैस वो गैस होते हैं जो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वो ट्रैप कर लेते हैं पृथ्वी के हीट को, जिससे हीट से तापमान पृथ्वी का और बढ़ता रहता है और क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को से बचने के लिए या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए
जो एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 196 पार्टीज़ ने पार्ट लिया, उन्होंने साइन किया, तो उस एग्रीमेंट का क्या नाम है? द पेरिस एग्रीमेंट, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द जेनेवा कन्वेंशन और द क्योटो प्रोटोकॉल। द करेक्ट आंसर इज द पेरिस एग्रीमेंट। द पेरिस एग्रीमेंट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। तो लीगली बाइंडिंग यानी कि सब लोगों ने लीगली साइन किया था कि अगर कोई इसको तोड़ेगा तो उस पर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज दैट एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। अडेप्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज के साथ। अडेप्ट करने का मतलब है कि उसके क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। What is one of the main reason for the depletion of fertile land for growing crops? What is one of the main reason? तो इनमें से कौन सा रीज़न है कि फर्टाइल लैंड जो है वो ख़राब होती जा रही, डिप्लेशन होता जा रहा है? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो लैंड होता है उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। लैक ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन ग्रोथ, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लगता है जिसके कारण फर्टाइल लैंड खराब हो रही है, यानी कि लैंड की फर्टिलिटी खराब होती जा रही है? सो द करेक्ट आंसर इज ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन रिवर एंड पॉन्ड्स? तो क्या कारण है कि रिवर्स और पॉन्ड्स में जो पानी है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है? सो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, स्पिलिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम शिप्स, ओवर फिशरी और डंपिंग ऑफ गार्बेज। देखिए चारों ऑप्शन है, इनमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज। प्राइमरी मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज डंपिंग ऑफ गार्बेज। कि जो जैसे इंडस्ट्रीज़ होती है वो अपना गार्बेज नदी या नाले में फेंक देते हैं, वैसे ही घरों से निकलता हुआ इस तरह से हर जगह से कहीं पर भी कूड़ा जो हम लोग पानी में डाल रहे हैं, रिवर्स में डाल रहे हैं, इससे वाटर पॉल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में वाटर पॉल्यूटेड होता जा रहा है। What is the main source of fresh water for human consumption and cleaning? इसमें मेन सोर्स पूछा जा रहा है कि फ्रेश वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? ओशन, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स और रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो इन चारों में मेन सोर्स कौन सा है जिससे हम लोग को पानी पीने के लिए और सफाई वगैरह करने के लिए मिलता है? तो ग्लेशियर, ओशन, ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो मेन सोर्स जो है दैट इज रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर इस तरह से घुमा दिया जाए कि विच वन इज़ नॉट द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड क्लीनिंग, कि इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है जहाँ से हम पानी ले सकें पीने के लिए, नहाने धोने के लिए? तो रिवर एंड पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर एंड ओशन। तो तब हमारा आंसर जो इसमें से किस में से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, द करेक्ट आंसर इज ओशन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, Which one out of these used as fuel and construction of houses? तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं किसका इस्तेमाल हम दोनों चीज़ों के लिए करते हैं? ब्रिक्स, डीजल, वुड एंड कोल। किसके लिए? फ्यूल के लिए या मकान बनाने के लिए? सो ब्रिक्स, डीजल, वुड एंड कोल। सो द राइट आंसर इज वुड। वुड का इस्तेमाल फ्यूल के लिए यानी कि उसको हम जलाने के काम में लाते हैं, या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में भी वुड का इस्तेमाल होता है। नेम दिस बैरन लैंड विथ वाइल्ड वेजिटेशन हैविंग अ मेगा सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट। दिस हैज़ रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स इन गुजरात। तो गुजरात में ये है जो आपके सामने फ़ोटो दिखाई पड़ रही है, ये एक पार्क है जिसको बोलते हैं एक पार्क, और ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करता है। और ये क्या कर रहा है? ये पावर जनरेट कर रहा है ऑफ 600 मेगावाट, जिसके कारण जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर से बहुत डिपेंडेंसी कम हो गई है और लोगों को ऊर्जा इससे मिल पा रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेम है, बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, और ये इसका क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके CBSE PDF में ये पढ़ा हुआ है। दैट इज़ चरंका गुजरात सोलर पार्क। तो चरंका गुजरात सोलर पार्क के नाम से जाना जाता है। तो चरंका इज व्हाट? इट इज मेगा सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन आउट ऑफ दीज इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? तो जो ऑप्शन आपके सामने आएंगे इसमें से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है कि जो मटेरियल आराम से अपने आप से नष्ट हो जाए और एनवायरनमेंट में वो घुल मिल जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल
जो कि काफ़ी सालों तक वो पड़ा ही रहे, कई अरसों तक पड़ा रहे वहाँ पे, और वो वैसे के वैसे ही रहे। ग्लास, पेपर, वुड एंड वूल। वूल जो कि ऊन होता है। तो इन चारों में से नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है? द आंसर इज ग्लास। क्वेश्चन नंबर 16। When and where were the Sustainable Development Goals launched? When and where? कहाँ पे SDG goals लॉन्च हुए थे? इसका आंसर, the Sustainable Development Goals were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in September 2015. तो SDG goals हमारे यूनाइटेड नेशंस में के द्वारा लॉन्च किया गया था और 2015 में, और इस समिट कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन 17। Mr. Avast Hedge found an eco-friendly alternative. He made a 100% biodegradable bag which can dissolve in hot water and decompose in natural environment. तो उन्होंने एक ऐसा eco-friendly बैग बनाया जो कि गर्म पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा और नेचुरल एनवायरनमेंट में ये आराम से घुल मिल जाएगा। जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है वो किस गोल से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, लाइफ ऑन लैंड, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, क्लाइमेट एक्शन। देखिए चारों ही ऑप्शंस आपस में रिलेटेड हैं। जो बैग यूज़ किया जाएगा वो फिर अगर वो डिज़ोल्व नहीं होता है तो वो पड़ा रहेगा, यानी कि प्रॉपरली कंज्यूम नहीं हो पाएगा, और उसके बाद चीज़ें दूसरी चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट जाएगा, लाइफ ऑन लैंड पे, सस्टेनेबल सिटीज़ पे और क्लाइमेट एक्शन पे। लेकिन मेन जो पॉइंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो अगर हम पॉलीथीन बैग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर पॉलीथीन बैग बढ़ जाएगा और वो नष्ट नहीं होंगे और वो पड़ा रहेगा, तो उसका मतलब है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स नहीं हैं। क्वेश्चन 18। विच वन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? वर्मी कॉम्पोस्टिंग, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इन चारों में से ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा पार्ट है? द आंसर इज वर्मी कॉम्पोस्टिंग. Vermicomposting, also known as vermicasting, is a natural process that uses worms to break down organic waste and create nutrient-rich soil conditioner. तो ये नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्म्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो मिट्टी है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो सके, और इसके लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? दैट यूजिंग worms to break down organic waste and create nutrient rich soil conditioner. तो सॉइल और ज़्यादा उसको न्यूट्रिशियस मिलता है और बेटर हो जाता है. The resulting material called vermicompost is a valuable fertilizer that can be used to nourish plants in gardens and homes. Introduced clay pots coolers to replace plastic and paper cups will not lead to. तो जो कूलर का इस्तेमाल हो रहा है प्लास्टिक और पेपर कप को रिप्लेस कर दिया जा रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे इसका रिजल्ट नहीं होगा? तो कुछ ऑप्शंस हैं: रिड्यूस वेस्ट, जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स, कटिंग ऑफ ट्रीज और मेंटेन सॉइल क्वालिटी. तो इन चारों में से जब हम कुल्हड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चारों में से तीन चीज़ ऐसी है जो रिलेटेड है, जो कुल्हड़ के यूज़ से होगा और एक चीज़ नहीं होगी. तो जब हम कुल्हड़ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्या जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स होगा, क्या ट्रीज का कटना बंद हो जाएगा और सॉइल की क्वालिटी मेंटेन होगी. तो कौन सा ऐसा है जो नहीं होगा कुल्हड़ का इस्तेमाल द्वारा? सो दैट आंसर इज मेंटेनिंग ऑफ सॉइल क्वालिटी. वाई? द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट. तो जो भी ऑर्गेनिक यानी कि जो भी नेचुरल तरीके से मिट्टी में कार्बन कंटेंट होता है, विच इज़ वट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. तो जो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाता है ताकि उसमें पौधे और बेटर उग सके, गेट्स रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बेकिंग. तो जब कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी को बेक किया जाता है, जलाया जाता है, तो जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होता है वो कार्बन के सारे कण उसमें से हट जाते हैं. दस इवन इफ द टेराकोटा अल्टीमेटली एंड्स अप इन द सॉइल. और ये बेक होने के बाद जब कुल्हड़ बनता है, कुल्हड़ बनने के बाद जब उसमें लोग चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद जब उसको फेंक देते हैं और मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वापस मिट्टी में मिल तो जाता है, लेकिन उसके अंदर अब वो मिट्टी के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट थे, जो पोषक तत्व थे, वो अब नष्ट हो चुके हैं.
द ओवरऑल क्वालिटी इज़ डिग्रेडेड, तो मिट्टी की क्वालिटी जो थी वो डिग्रेड हो गई, जिसको काफ़ी टाइम लगेगा दोबारा बनने में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज़ एनकरेज्ड टू प्रमोट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इनमें से कौन सा एक्शन को एनकरेज किया जाता है ताकि काम की जगह डिसेंट हो, लोग इजीली काम कर सकें बिना परेशानी के, और वहाँ पे ग्रो भी हो। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रमोट करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को? नंबर 1, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, हैविंग 10 to 12 आवर्स ऑफ ड्यूटी, कीप डेवलपिंग सिंगल स्किल ओनली, और कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, यानी कि समाज के प्रति वो अपना कुछ ऐसा बने कि समाज का हिस्सा बने और समाज के किसी काम आ सके। तो प्रमोट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से कौन सा रिलेटेड है? एंड हियर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन चारों में से 3 आपके दिखा तो रहा है कि वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से, लेकिन जिसके पास डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो सोसाइटी में ज़रूर कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी आपको बताता है कि जो वर्क है दैट इज़ डिसेंट वर्क, हमारा डिसेंट वर्क प्रमोट हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ों में क्या हो रहा है? फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी को माना जाता है कि वो ओवर ड्यूटी है, जनरली 8 से 9 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। और अगर कोई इंसान एक ही स्किल को डेवलप करेगा तो हमेशा रिस्ट्रिक्ट रहेगा एक ही काम के लिए, दूसरे काम को वो कर नहीं पाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। क्वेश्चन 21, रिस्पेक्टिंग और बीइंग फ्रेंडली टू यंगर, पुअरर और अ पर्सन फ्रॉम अदर रिलीजन हेल्प्स टू, तो हम अपने से छोटे या पुअरर या पर्सन फ्रॉम अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ अगर हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं या उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गोल है जो फुलफिल होगा, जो अचीव होगा? रिड्यूस जेंडर इक्वालिटी, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज और फॉर्म पार्टनरशिप एमंग नेशंस। द करेक्ट आंसर इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी कि असमानता की भाव को रिड्यूस करता है, यानी कि हम सब एक हैं, इसको प्रमोट करता है। क्वेश्चन 22, रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर इज अ पार्ट ऑफ विच एसडीजी गोल? टैप लीक हो रहा है, पाइप लीक हो रही है और हम पानी वेस्ट हो रहा है, तो हमने उसको रिपेयर करा दिया, तो चारों में से कौन से गोल में आता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन, लाइफ बिलो वाटर, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि जब वो यूज़ करना हो तो वो बर्बाद ना जाए। दैट इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर प्रोडक्शन मीन्स। क्वेश्चन 23, चूज ऑप्शन विच इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गोल में नहीं आता है? जेंडर इक्वलिटी, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल और पॉपुलेशन कंट्रोल। तो एसडीजी गोल्स के अंदर इनमें से चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो एसडीजी गोल का हिस्सा नहीं है? और एसडीजी गोल के हिस्से में वही आते हैं जो सारे नेशंस के अंदर कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इन चारों में देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट वन ऑफ द गोल ऑफ एसडीजी। क्वेश्चन 24, आंसर द क्वेश्चन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें एक असर्शन है और एक रीज़न है। असर्शन होता है एक स्टेटमेंट और फिर उसका रीज़न होता है कि ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि उसका रीज़न नीचे दिया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन स्किल दैट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि जैविक फार्मिंग है, जिसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो चीज़ें बनती हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है, उसके अंदर नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बरकरार रहती है, और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छा माना जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन स्किल दैट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। रीज़न इसका क्या है इन्होंने जो दिया हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक, नॉट नेसेसरी कि ये रीज़न सही हो, ये तो क्वेश्चन है, आपके रीज़न हो सकता है कि सही हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक प्रायोरिटाइज एनवायरमेंट फ्रेंडली सच एज यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स, अवॉइडिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एंड प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ। तो इसके साथ 4 ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड
आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ए। हो सकता है कई बार कि दोनों स्टेटमेंट सही हो लेकिन आपस में रिलेट ना करता हो, तो उस केस में हम सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, एंड द फोर्थ ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो ये 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि ये मैच कर रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ साफ है कि जो असर्शन है वो उसका रीज़न नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आंसर द क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। असर्शन सोलर पावर डज नॉट रिक्वायर बर्निंग नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स सच एज कोल। तो सोलर पावर में हमें कोल्स को जलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न क्या है? यूजिंग सोलर पावर डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। तो सोलर पावर का यूज़ से पॉल्यूशन नहीं होता है। तो क्या हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि सोलर पावर डज नॉट रिक्वायर बर्निंग नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स बिकॉज यूजिंग सोलर पावर डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। तो अगर हम बिकॉज लगा के नेक्स्ट स्टेटमेंट को करें और सेंटेंस हमारा तब मीनिंग बनाता है, तब हम कहते हैं कि असर्शन और रीज़न सही है। सो लेट्स सी 4 ऑप्शंस। Here in this case the correct answer will be both A and R are true but R is not the correct explanation of A। लेकिन इसमें R जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको उल्टा कर दें, यूजिंग सोलर पावर डज नॉट कॉज पॉल्यूशन बिकॉज सोलर पावर डज नॉट रिक्वायर बर्निंग नॉन रिन्यूएबल फ्यूल सच एज कोल, तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो रीज़न है वो असर्शन की जगह पे है और जो असर्शन है वो रीज़न की जगह होना चाहिए था। ओके, सो इस तरीके से आपको लॉजिकली कनेक्ट करके ऐसे क्वेश्चन में देखने होते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।